नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। ब्रिक्स सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कई बड़े संदेश दिए हैं। फिर चाहे 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की बात हो, आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की बात हो, या फिर शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, एआई के उपयोग और जलवायु कार्रवाई की बात। ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक। साथ साथ बात होगी मौसम से जुड़ी अपडेट की भी, बात होगी बर्मिंघम टेस्ट में भारत की शानदार जीत की भी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इन खबरों पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। साथ साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मुकाबला करने की जताई प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की निंदा सिद्धांत हो ना कि सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स की प्रासंगिकता बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, ब्रिक्स को बहुध्रुवीय विश्व का पथ प्रदर्शक बनाने के लिए हो विचार। ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स से काफी आकांक्षाएं। दिल्ली में आज से रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रक सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। बजट, लेखा सुधार और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। नेतन्याहू से मुलाकात से पहले ट्रंप ने बंधक समझौता होने की जताई अच्छी संभावना। नेतन्याहू ने कहा, वार्ता गाजा संघर्ष विराम समझौते को आगे बढ़ाने में कर सकती है मदद। और बर्मिंघम में टीम इंडिया की 58 साल में पहली जीत। इंग्लैंड को 336 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। लॉर्ड्स में 10 जुलाई से होगा तीसरा टेस्ट। तो सबसे पहले एक बात करेंगे ब्रिक्स समिट की। जी हां, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्रवाई के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ नंबर 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या फिर जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उसके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप से और अपनाने का आह्वान करते हैं।
तो सत्र में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। Terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting, and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs, and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए उन्होंने खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को अमानवीय बताया है और कायरतापूर्ण भी बताया है। साथ साथ कहा है कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या फिर राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या फिर आतंकियों का साथ देना या किसी भी अवस्था में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित भी किया। Honorable Prime Minister addressed the session on the global governance and peace and security, where he reaffirmed India's commitment to enhancing the voice of the Global South. The global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO, must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। सत्र का फोकस जो था वो बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना रहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर चर्चा की कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे इस विश्व में ब्रिक्स मंच को और अधिक प्रभावी किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना चाहिए। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो लाभान्वित हो सकें। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर भी जोर दिया। साथ ही साथ सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग ना कर सके। साथ साथ एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई गवर्नेंस, चिंताओं और उसके समाधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित करने को समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई है। तो कई अहम सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up
a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries, to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. तो रियो डे जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना बेहद जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में उभरते और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ब्रिक्स और आपको बता दें, घोषणा पत्र में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की किस प्रकार से व्यापक भूमिका हो सकती है उसकी वकालत की गई। साथ ही साथ यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में ब्रिक्स की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह के एकाधिकार का विरोध किया गया। साथ साथ महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वैश्विक संघर्ष और सैन्य खर्चों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है उस पर चिंता भी जताई गई। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर भी गंभीर चिंता जताई गई। विकासशील देशों के सतत विकास में वैश्विक सैन्य बजट में बढ़ोतरी हानिकारक है। सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयास चिंताजनक हैं। पेरिस समझौते और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया गया और भारत की वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उस पर भी बात की गई। देश समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करें, ये कहा गया। स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया। क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन की बात की गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर बल की बात थी। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने मलेशिया को भारत के लिए अहम बताते हुए महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसका प्रमुख स्थान बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर द्विपक्षीय संबंध जो हैं मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई है कि दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल से मुलाकात की। रियो डी जेनेरियो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत विस्तार की संभावना जताई है। पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी समान रूप से आशाजनक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मैन चिन से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई है।
और रियो डी जेनेरियो से अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अखिलेश। अखिलेश, ब्रिक्स सम्मेलन से कई बड़े संदेश दुनिया को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े संदेश दिए, फिर चाहे 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की बात हो, आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की बात हो, या फिर शांति सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करने की, एआई के उपयोग को कैसे नियंत्रित किया जाए, तमाम बड़े संदेश। और सबसे बड़ा संदेश, आतंकवाद से कैसे लड़ना है, उसके खिलाफ कैसे शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसके बारे में जब विदेश मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं इकोनॉमिक रिलेशन दामू रवि, उन्होंने ये बात बहुत ही साफ तौर पे बताई कि जिस तरीके की भावना, जिस तरीके का इनिशिएटिव हम लेना चाहते हैं और जिस तरीके का हमारी सोच रही है, वो तकरीबन सारी सोच जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन जो आया है लीडर्स का, उस जॉइंट डिक्लेरेशन में दिख रहा है। मतलब यह मैंने अभी पूछा कि ये जो पूरा डाइवर्स ग्रुप बना है, 5 मेंबर थे, अब 11 मेंबर हो गए, तो इनके बीच में किस तरह की स्थिति, किस तरह की सहयोग और एक रूपता बन रही है। उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे डाइवर्स ग्रुप है, लेकिन जिस तरह की समस्याएं सामने हैं दुनिया के, और ख़ास करके ग्लोबल साउथ के जो देश जिस तरह की समस्याएं से रूबरू कर रहे हैं, ऐसे में जब जो भी डिस्कशन हुआ, डिस्कशन काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था, और इसीलिए एक सर्वसम्मत तरीके से एक प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव में तकरीबन जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं ग्लोबल साउथ के सामने, उन सारे ज्वलंत मुद्दों का रिफ्लेक्शन हुआ। आतंकवाद, खास तौर पे ग्लोबल साउथ के सभी लोगों को यह महसूस हो रहा है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर आ पड़ा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा परेशानी ग्लोबल साउथ की हो रही है। ये आतंकवादी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, ये आतंकवादी बॉर्डर से मूवमेंट करते हैं और एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे एक जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, उसमें आतंकवाद के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, और तकरीबन वो सारी बातें काफ़ी विस्तार से जॉइंट डिक्लेरेशन में आया है। और इसका मतलब ये है कि सभी देश इस बात से सहमत है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको कि मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि देखिए, जो ग्लोबल गवर्नेंस की जो बात है कि यूनाइटेड नेशन के या वर्ल्ड बैंक हो या WTO हो या IMF हो, सारे में रिप्रेजेंटेशन तो है ग्लोबल साउथ के देशों का, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा से नहीं है ग्लोबल साउथ के देशों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि एक उनको एक जिम्मेदारी के साथ उनका महत्व होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए उसी तरीके से। तो उसके बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, तो इसका मतलब है कि सारे सदस्यों ने इस बात से एकजुटता जाहिर की कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, और ख़ास तौर पर उसमें भारत और ब्राज़ील का नाम लिया गया। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि भारत के लिए, ब्राज़ील के लिए या पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है कि जिसमें रूस और चीन, 2 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके सामने जो सदस्य देश है, उन्होंने कहा कि इस बात को पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात पे काम होना चाहिए ब्रिक्स की तरफ से कि किसी तरीके से ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ग्लोबल साउथ की तमाम, है कि देखिए जी ब्रिक्स के इस मंच पर ग्लोबल साउथ की तमाम चिंताओं को रखा गया। साथ ही साथ ब्रिक्स का जो महत्व है, उसे भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से रेखांकित किया गया कि वैश्विक जो भविष्य है, उसको आकार देने की क्षमता रखता है ब्रिक्स। निश्चित तौर पे ब्रिक्स के बारे में व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश दिया था लाइव, हालांकि उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल साउथ क्या कम से कम ब्रिक्स देशों की जो GDP है, वो G7 की GDP से भी आगे बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रिक्स देशों की एकजुट इकोनॉमिक सहयोग बने, तो किस तरीके से एक बहुत ही प्रभावी संगठन के रूप में उभर सकता है। और निश्चित तौर पे इसी मामले में जब कई अन्य देश ज्वाइन किए हैं, अभी 11 परमानेंट मेंबर हो गए हैं, 9 जो है वो पार्टनर मेंबर हो गए, तो निश्चित तौर पे ये स्थितियां आगे बढ़ रही है लगातार।
लगातार उसी दिशा में जिस दिशा में लोग जिसी कल्पना के साथ ब्रिक्स की शुरुआत की गई थी। और ब्रिक्स की शुरुआत इसलिए की गई थी कि देखिए, जो एक विकसित देश है, तेजी से विकासशील देश जो है उनसे काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं, या एकदम विकासशील देश या पिछड़े देश काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं। उनको ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, उनको ज़रूरत है फिनांस की। तो ब्रिक्स देशों में क्षमता है कि उन ज़रूरतों को पूरा कर सके, और इसीलिए ब्रिक्स देश एक प्रभावी संगठन के रूप में आगे आने वाले दिनों में उभर सकता है। जिस तरह की भावना आज शिखर सम्मेलन में देखने को मिली कि पहले ही दिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गया, सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन आ गया, किसी बात में मतभेद नहीं बना, और जो भी प्रस्ताव लिए काफ़ी साफ साफ शब्दों में प्रस्ताव लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पे यह जो है कि ब्रिक्स के लिए कह सकते हैं कि सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। और निश्चित तौर पे जो विकसित देश हैं, जिनसे विकासशील देशों को कई शिकायतें होती हैं और कई अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद। बिल्कुल, दुनिया के कई देश जहां एक तरफ अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे समय में ब्रिक्स का ये समिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम चिंताओं का समाधान यहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ और भी जो वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, या फिर AI का जो अनुचित उपयोग है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी इस मंच का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ये चीज़ें उठाई गई। देखिए, जलवायु परिवर्तन की बात पर लगातार ब्रिक्स के देश, और अब जब ब्रिक्स की संख्या बढ़ गई, देशों की संख्या बढ़ गई है, तो एक क्लाइमेट फिनांसिंग के बारे में लगातार इस बात पर दबाव बनाया गया पूरे डिस्कशन के दौरान। जो और कल भी इस पर डिस्कशन होना है एक्चुअली, क्लाइमेट चेंज पे, और COP20 जो होने वाला है अगला, उस पर कल डिस्कशन होगा। लेकिन आज का जो डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन में भी इस बात की काफ़ी चर्चा हुई है, और उसमें कहा गया है कि क्लाइमेट फिनांस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और विकसित देशों की जो जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को रोकने में, उस जिम्मेदारी को विकसित देश पूरा करें। प्रेसिडेंट लूला जिन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया था, आज उन्होंने बोला कि युद्ध के लिए तो बहुत पैसे जुट जाते हैं। उन्होंने नेटो देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी GDP का 5% बढ़ाने की घोषणा की है, अपने पूरे GDP का मिलिट्री के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अन्य कार्यों के लिए 5% भी डेवलपमेंट कार्यों के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं आप खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के प्रति जो चुनौतियां हैं, दुनिया की जो चिंता है, उस चिंता पर आपका ध्यान नहीं है। तो एक बहुत ही रिमार्केबल बात है, और ये रिमार्केबल बात है कि विकसित देशों को एक आईना दिखाता है कि किस तरीके से क्लाइमेट के मामले में और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके मामले में विकसित देश सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट जो होगी वो हासिल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के, हमारे दर्शकों से सब अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए नया सवेरा। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती,
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरियो में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जताई है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच रियो डी जेनेरियो में मुलाकात हुई और इन दोनों विदेश मंत्रियों की 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और SCO पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरियो में मैक्सिको के विदेश मामलों के सचिव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य, डिजिटल, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रक्षा लेखा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन। इस कार्यक्रम में 8 उच्च स्तरीय व्यावसायिक सत्र होंगे। इसमें बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा परीक्षा पुनर्गठन, सहयोगी अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। सम्मेलन में रक्षा लेखा विभाग, सिविल सेवा, शिक्षाविद, थिंक टैंक और रक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के दौरे पर हैं और आज अपने दौरे के दूसरे दिन त्रिशूर जिले में स्थित पवित्र गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज एर्नाकुलम के छात्रों से बातचीत भी करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात करेंगे मौसम की। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ओहो, सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो। क्या? खरूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में बात करते हैं कि किस प्रकार का है मौसम। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में बीती रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह तक जारी है और दिल्ली वालों को लंबे इंतजार के बाद बारिश से थोड़ी राहत मिलती भी नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में कल से बारिश जारी है। मुरादाबाद में बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र में भी आने वाले 2 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 11 जुलाई तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी 10 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिन के दौरान कोंकण और गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 23 फ्लैश फ्लड
19 क्लाउड बर्स्ट और 16 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई हैं। आईएमडी ने आज के लिए भारी बारिश, तूफान और बिजली की आशंका जताई थी। हालांकि आज आसमान साफ नजर आ रहा है। भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। प्रशासन सड़कों को बहाल करने, राहत सामग्री पहुंचाने और दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई के बाद मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना जताई है। राज्य सरकार के मुताबिक मानसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में कम से कम 78 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के अनुसार इनमें से 50 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हुई हैं, जबकि 28 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंडी में 17 मौत, उसके बाद कांगड़ा में 11 मौत दर्ज हुई हैं। कुल्लू, चंबा और शिमला भी गंभीर रूप से प्रभावित है। कैजुअलिटीज के अलावा हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा से राज्य की फसलों, घरों, गौशालाओं के क्षति के साथ ही हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हानि हुई है। मंडी में कुल 181 सड़कें बाधित हुई हैं। सिराज, करसोग, थलौट और धर्मपुर जिलों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीएमए के अनुसार 243 सड़कें अभी भी बंद हैं। 241 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। 278 जलापूर्ति योजनाएं अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हो सकी हैं। अधिकतम क्षति मंडी, कुल्लू, कांगड़ा जिलों में देखी गई है। आपदा के बीच भारतीय वायुसेना ने प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं और बचाव अभियान लगातार चला रही हैं। प्रशासन ने नदी, नाला और भूस्खलन संभावित क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। और शिमला से संवाददाता कुलदीप फेरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, सुप्रभात। आफत की बारिश, तबाही लेकर आई है ये बारिश। आज भी जो है भारी बारिश की चेतावनी है। किस प्रकार का आज मौसम है और किस प्रकार जो है हालात हैं? जी सुप्रभात शैला, जिस तरह से बीते दिनों जो माहौल रहा है पूरे प्रदेश भर में मौसम का, वो काफ़ी भयावह रहा है और इस कदर जो है ये आफत बनकर आसमानी ये आफत बरसी है कि प्रदेश में लोगों का जनजीवन जिस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, उसी प्रकार से लोगों के अंदर जो है एक बार फिर से भय का माहौल देखने को मिला था। बात करें आज सुबह की, तो आज भले ही थोड़ी सी राहत यहाँ पर मौसम में दिखती हुई नजर आई है। रविवार सुबह से लगातार मौसम में सुधार आ रहा है प्रदेश के। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद, भारी बारिश के रेड अलर्ट के बावजूद जो है कई स्थानों पर बारिश नहीं हुई है। अगर अगले फोरकास्ट की अगर हम बात करें, जिस तरह से मौसम विभाग ने 9 तारीख तक का जो पूर्वानुमान जताया है, उसके अनुसार जो है राज्य के लगभग 3 से 4 जिलों में, जिनमें कि मंडी है, शिमला है और उसके अलावा सिरमौर है और उसके अलावा कांगड़ा की भी बात की जा रही थी कि भारी बारिश के आसार जताए जा रहे थे। लेकिन इस तरह से अभी देखा जा रहा है आसमान में जिस तरह से आज धूप खिली है, सुबह की जो शुरुआत है वो खिली धूप के साथ हुई है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये जो बादल दुख के थे वो शायद अब थम चुके हैं होंगे और प्रदेश के जितने भी ये प्रभावित इलाके हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट के मामले थे या फिर उसके अलावा जो जल स्तर बढ़ चुके थे, उससे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, उनमें आज राहत और पुनर्वास कार्यों में जो तेजी आ सकेगी और लोगों को जो प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत मिल पाएगी। शैला, और ये आपसे जानना चाहेंगे कि राहत बचाव का ये जो कार्य है वो अभी तक किस स्तर पर है और अभी की ताजा स्थिति क्या है? अब धूप खिली है तो थोड़ी उम्मीद और जगी है कि तेजी आएगी।
जी बिल्कुल, मंडी जिला में ही सबसे ज्यादा जिस तरह से आपदा से प्रभावित लोग थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन तक पहुंच बनाना मुश्किल हो रहा था। थुनाग और सिराज की घाटी के जो अन्य क्षेत्र थे जंजैहली, उन स्थानों तक पहुंच बनाना जो है मुश्किल हो रहा था। बीते 4 दिनों से प्रयास किए जा रहे थे क्योंकि सभी संपर्क मार्ग कट चुके थे और इसके अलावा वहां पर संचार सेवाएं भी बाधित हुई थी। तो बीते कल जो है सड़क मार्ग जो है अधिकतर बहाल कर दिए गए हैं और इन घाटियों में जो है देखा जाए तो आंकड़ा तो बहुत कुछ कह रहा है। इस पे 14 लोगों की मंडी में जो मौत हुई है बीते 5 दिनों के दौरान, 5 लोग घायल हो गए और जो राहत शिविर है उसमें करीब 520 लोग रह रहे हैं। थुनाग के जो सभी क्षेत्र है वो ज्यादा प्रभावित है। तो आज जो है धूप खिलने से थुनाग के जो प्रभावित क्षेत्र है वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनके जो राहत व बचाव कार्य होंगे उन्हें जरूर आज काफी हद तक जो है सक्सेस मिलेगा, क्योंकि बीते दिनों से खराब मौसम के चलते लोग जो सुदूरवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनके घरों तक पहुंच बनाना जो टीमों के लिए मुश्किल हो रहा था, चाहे वो राशन की किट्स होंगी, चाहे दूसरे अन्य जरूरी सामान था, उन्हें पहुंचाने में बहुत सी बाधाएं आ रही थी। और वैसे भी जिस तरह से धूप खिली है उस तरह से जो नदी नालों का है जल स्तर है वो भी घट जाएगा। उसके बाद जो है ऐसे स्थानों तक जो है पहुंच बनाना सुनिश्चित करेगी प्रशासनिक टीमें, ऐसी जगहों पर पहुंच पाएगी और लोगों को मदद और सहायता राशि पहुंचा सकेगी। चलिए, मौसम जिस प्रकार से बेहतर हुआ है तो थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है कि अब जो है हालात जो है वहां पर बेहतर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा नया सवेरा में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि आज कई अहम कानूनी मामलों को लेकर विभिन्न कोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज संभल की रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद की यथास्थिति के मामले में अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया था। दरअसल न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विचाराधीन भूमि की वर्तमान में स्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया। साथ साथ दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इस मामले में आज इसके आगे की सुनवाई होनी है। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर में आजम खान पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में आज सुनवाई होगी। इस मामले में आजम खान पर सरकारी जमीन का व्यक्तिगत उपयोग करने और उसे किराए पर देने का आरोप है। साथ ही साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर भी आज सुनवाई होगी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अदालत ने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट 2008 के छजलैट बवाल मामले में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। अब्दुल्ला आजम को छजलैट बवाल केस में दोषी ठहराया गया था और इस सजा के खिलाफ उन्होंने अदालत में अपील की थी। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी के 2 मामलों में स्थानांतरण की अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी के 2 मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही है और मामले की अब तक की सुनवाइयों में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में दोनों पक्षों ने इस मामले के स्थानांतरण की अर्जी पर अपनी अपनी दलील दी है। तो ये तमाम मामले हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। आगे बढ़ेंगे, नया सवेरा में बात करेंगे। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और यहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। इस बीच श्रद्धालुओं का 5वां जत्था पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से दर्शन के लिए रवाना हो गया है। बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आए हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा पहला राउंड है आने का, तो ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आए हैं। बहुत अच्छा है।
अपने परिवार को छोड़ के इतनी सुरक्षा के लिए हम लोगों के लिए यहाँ पर है, देश के लिए यहाँ पर है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भावना हर देशवासियों में होनी चाहिए, लेकिन जो वो लोग करते हैं शायद वो हम ना कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके हम लोग देश प्रेम की भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे। मन में तो बहुत उत्साह था कि हमें जाना, लेकिन फिर कुछ समय बाद बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित है और सुरक्षित जाएंगे और वापस भी आएंगे। साफ सफाई और जो कमांडो है, सिक्योरिटी, वो भी बहुत अच्छी है। सभी लोग एक दूसरे का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि जाइए जाइए, यहाँ पर बहुत सारी सुरक्षा है, आपको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत ही, लेकिन सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से है। इससे मन में यह विश्वास हो गया कि हमें कुछ नहीं होगा। पहले और 16, 17 और 19 तक आया था, कोविड तक अब नहीं आया, अभी आया था इधर। ये बहुत बढ़िया है, ये सुरक्षा बढ़िया है, बंदर बढ़िया है, आदमी लोग बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। अच्छी व्यवस्था है, खाने से लेके रहने तक का सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छे हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। हमारा जैसा देश है वैसा हमेशा शांति से बना रहे, बस ये चीज का प्रार्थना। मोदी हमेशा रहे, है और रहे जी। और जम्मू कश्मीर के रामबन में श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिए जा रहे हैं। रामबन जिला सूचना विज्ञान केंद्र ने चंद्रकोट में यात्री निवास और लंगर स्थलों पर प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा संचालित कई RFID वितरण काउंटर स्थापित किए हैं। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्री ने कहा कि ये RFID कार्ड लोगों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें ढूंढने में मदद करेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, बालटाल से हमारी यात्रा स्टार्ट है। हमारे ID ऑलरेडी चंडीगढ़ से बन चुके थे, यहाँ हम लोग RFID अपनी बनवाने के लिए आए हैं और इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत अच्छी तरीके से दे आर हेल्पिंग अस एंड इसके हमारी कहीं भी लोकेशन है हम लोग उस RFID कार्ड के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। हमने अपना रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले करा लिया था और यहाँ पे आगे हम KYC से अपना RFID नया कार्ड बनवा रहे हैं, जिसकी सुविधा इस तरीके से है कि अगर हमारा व्यक्ति, हमारे आसपास का कोई व्यक्ति खो जाता है या किसी असुविधा में फंस जाता है तो उसे लोकेट कर पाएंगे। और जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, भंडारे की सुविधा है, खान पान की हर तरीके की सुविधा है। यहाँ पे बहुत आसानी से हमें अपना कार्ड मिल गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों की। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक ना लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना, क्या कुछ लेकर आई हैं आज आप अखबारों की दुनिया से? सुप्रभात शैला, अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्र की खबरें आज हम आपके समक्ष बटोर के लाए हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से ब्रिक्स में मजबूत गूंज सुनाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स में भारत को बनाया है ग्लोबल साउथ का नेता, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र पर
तंज कसा है और कहा है कि अगर ऐसी संस्थाएं में बदलाव नहीं आया तो ये संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका समाधान निकालना ज़रूरी है, ग्लोबल साउथ पर काम करना ज़रूरी है और एआई के युग में हर हफ्ते तकनीक अपडेट होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और विकासशील देशों की आवाज़ बनकर उभर सकता है भारत, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स समिट में। आगे बढ़ेंगे। एक और नई और अच्छी खबर ये है कि भारत ने रच दिया है नया कीर्तिमान आय समानता के क्षेत्र में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी तो हटी ही है, साथ ही साथ 17.1 करोड़ भारतीय इससे बाहर भी निकले हैं और ऐसे में भारत ने जो ये नया कीर्तिमान रचा है कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। गिनी स्कोर की बात करें तो 25.5 पर पहुंच चुका है भारत। और अगर गिनी स्कोर का मतलब आपको समझा दे तो किसी भी देश में आय, संपत्ति या उपभोग को किस तरीके से घरों और व्यक्तियों में समान तरीके से वितरित किया जाता है, इसको गिनी स्कोर कहते हैं। और चीन और अमेरिका को भी भारत ने इस मामले में बाहर छोड़ दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी खबर है, जहां कल पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की संसद समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का एक मत विचार ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के हिसाब से सम्मत है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि एक नेशन वन इलेक्शन कराया जाना गलत है। लेकिन चुनाव आयोग को दी गई शक्ति सहित इसके कई अनेक पहलुओं पर भी पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने चिंता जाहिर की है। अगली खबर का बात करेंगे। ये खबर आपके जेब से जुड़ी हुई है। आरबीआई के नए निर्देश आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि समय से पहले कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त शुल्क अब आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, यानी कि फ्लोटिंग दर पर आवास ऋण लेने वाले लोगों को एक बड़ी राहत यहां आरबीआई द्वारा दी गई है। 1 जनवरी 2026 से ये नए रूल्स लागू होंगे। इसमें आरबीआई ने कई शर्तें भी रखी हैं, तो ये शर्तें आप जरूर पढ़ लें। अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक खबर है कि 1 साल पहले जब ट्रंप और मस्क का घनिष्ठ संबंध उन दोनों के बीच नजर आ रहे थे, क्लोज फ्रेंडशिप नजर आ रही थी, आज दोनों अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मस्क ने बना लिया अपनी नई पार्टी का नाम रखा है अमेरिका पार्टी और इस अमेरिका पार्टी का उन्होंने मुख्य उद्देश्य यही दिया है कि 2 पार्टी सिस्टम जो अमेरिका में इस समय लागू है उसको अलग करना है और मस्क जो है वो अपनी अलग चुनावी रणनीति के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संविधान के हिसाब से क्या मस्क चुनाव लड़ सकते हैं? तो मस्क अभी फिलहाल अयोग्य है। अगली खबर का रुख करेंगे। नव भारत की प्रेरणा से जुड़ी खबर है, जहां मिलेट्स का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है और महिलाओं को इससे बड़ा फायदा मिल रहा है। ये एक अच्छी और प्रेरणादायक खबर आ रही है भोपाल से, जहां आदिवासी महिलाओं को मिलेट्स की खेती से नई एक प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है और इनकम की आय जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है और मिलेट्स की बढ़ती डिमांड के चलते भोपाल के करीब 50 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की यह खबर है, जहां मिलेट्स के उपज से उनको उनकी इनकम में, उनकी आय में इजाफा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी वो एक नई पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। और कोदो मिलेट जो है उसका कमाल ये आदिवासी महिलाएं खेती कर रही हैं। चलते चलते अच्छी खबर की और रुक कर लेते हैं। ये एक फोटो है, हम देख रहे हैं कि भारत नहीं देश और दुनिया में अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जाते हैं। ये उत्सव मनाया जा रहा है स्पेन में, रंगों से भरा ये उत्सव है और इस स्पेन के पैमोलिना शहर के चुपिनाजो उत्सव की ये शुरुआत हो चुकी है, जहां दुनिया भर से लोग एकत्रित होते हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए, इस उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो अगर शैला आज की खबरों की बात करें तो ये कुछ मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें अलग अलग अखबारों के अलग अलग पृष्ठ में जगह मिली है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद शानदार, अलग अलग क्षेत्रों से खबरें और दुनिया के अलग अलग रंगों से आपने रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। गाजा बंधकों और संघर्ष विराम समझौतों को लेकर इजराइल और हमास के बीच कतर में बातचीत जारी है। दोनों पक्षों के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। ट्रंप ने मुलाकात से पहले बंधकों पर समझौते की उम्मीद जताई। टेक्सास में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या कम से कम 78 तक पहुंच गई है, जिसमें 28 बच्चे भी शामिल। ट्रंप ने मस्क के अमेरिका पार्टी का गठन को हास्यास्पद बताया है। कहा, अमेरिका में हमेशा से 2 दलीय प्रणाली रही है और मस्क केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। और अब बात कारोबार की।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनगर में FTII ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी भी राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं होंगे। मजबूत आधार और लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बीते एक दशक में 3 गुना बढ़कर होकर वित्त वर्ष 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 106.57 लाख करोड़ रुपए था। सेबी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्मों की रणनीतियों पर कड़ी नजर रखते हुए निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है, जिससे डेरिवेटिव और कैश बाजार में रोका जा सके हेरफेर। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हरा दिया है। रनों के लिहाज से यह विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो वहीं भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात गौरव, शानदार जीत, ऐतिहासिक जीत, और अगर हम इस मैदान की बात करें तो इस मैदान पर भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड को मात दी है वो ऐतिहासिक कहेंगे? बिल्कुल शैला, में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने यहाँ पे इस मैदान पे अगर टेस्ट करियर का भारत का सफर देखें तो 1967 में टीम ने इस मैदान पे अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, और तब से लेकर के टीम ने इस मुकाबले को छोड़ दे तो 8 टेस्ट खेले थे इससे पहले, जिसमें से 7 में टीम को हार मिली थी और एक मैच ही केवल टीम जो है वो ड्रॉ करा पाई थी, वो भी कपिल देव की कप्तानी में 1986 में। यानी कि इस मैदान पर जीत नहीं पाई थी टीम इंडिया अब तक, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिस तरह से इस टीम में अगर आप देखें तो न इस टीम में रोहित शर्मा थे, न इस टीम में विराट कोहली थे, न इस टीम में जसप्रीत बुमराह, अभी इस प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, आर अश्विन भी नहीं थे। इतने बड़े बड़े जब खिलाड़ी जब आपके साथ नहीं थे, उसके बीच में ये युवा खिलाड़ी जिनके ऊपर दारोमदार था कि कुछ कर दिखाने का, उन्होंने अपने ऊपर भरोसा जताया, और न सिर्फ अपने ऊपर भरोसा जताया बल्कि टीम मैनेजमेंट के उस भरोसे पे खुद को खरा उतारा, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा कहीं ना कहीं हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इस मैच में नहीं है, तो क्या पहले से ही एक अनुभवहीन जो टीम दिख रही है वो यहाँ पर कम बैक कर पाएगी, क्योंकि ये मुकाबला बहुत अहम रहने वाला था। इससे पहले हमने देखा था कि लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया को हार मिली थी, ऐसे में 1-0 से टीम पिछड़ रही थी, तो काफी कुछ निर्भर था कि प्लेइंग 11 क्या लेते हैं। और जब टीम ये सामने आई थी, प्लेइंग 11 ये सामने आया था, तो इसमें ना तो जसप्रीत बुमराह थे, ना कुलदीप यादव थे, तो इस पर बहुत सारे सवाल जो थे वो कहीं ना कहीं उठ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से शुभमन गिल ने इस बात को साबित किया कि केवल बोलने से नहीं बल्कि अपने बल्ले से उन्होंने प्रदर्शन किया। जब उनसे शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बात की जा रही थी और उन्होंने इस चीज को साबित करके दिखाया, जिस प्रकार ना केवल उन्होंने बेहतरीन रन बनाए बल्कि कई मोर्चों पर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, अपनी टीम को जिस तरह से साधा है वो कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी की श्रेष्ठता को दिखाता है। बिल्कुल शैला, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उस मैदान पे जीत आई है जिस पर इस मैच से पहले ब्रिटिश मीडिया ने ये बात रखी थी शुभमन गिल के सामने कि आप कि भारतीय टीम जो है जब भी इंग्लैंड का दौरा करती है, एजबेस्टन में मुकाबला खेलती है, लेकिन आप जीत नहीं पाते। यानी कि एक टॉन वे में ब्रिटिश मीडिया ने इस बात को सामने रखा था, तो उसका सटीक जवाब जो है वो शुभमन गिल ने दिया, अपने बल्ले से दिया कि पहली पारी में उन्होंने 269 रन बनाए, उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 161 रन बनाए, यानी कि दोनों पारियों को मिला दिया जाए तो 430 रन उन्होंने अकेले अपने बल्ले से निकाले। उसके बाद जब बारी आई भारतीय टीम की गेंदबाजी की, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी गेंदबाजों को यूज किया। उन्होंने जो प्लेइंग 11 में जिस तरह से आकाशदीप को उन्होंने ले रखा था,
काफी कुछ दारोमदार जो था वो आकाशदीप और मोहम्मद सिराज पे था। तो इन दो गेंदबाजों ने भी टीम इंडिया को निराश नहीं किया और बेहद अहम मौकों पर विकेट्स जो निकालने की एक कला होती है उसको अपने जिंदा रखा। और खासकर एक ऐसी पिच पर जिसके लिए पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि ये बैटिंग पिच है, इसमें बहुत कुछ जो है वो गेंदबाजों को नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसी पिच पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहली पारी में 407 रन पे आउट किया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 271 रन पे दूसरी पारी को समेट दिया, वो भी एक ऐसे समय पर जबकि 2 घंटे से ज्यादा का खेल जो था वो कल बारिश के चलते बर्बाद हो गया था। ऐसे में आप खुद सोच सकती हैं कि 2 घंटे का जब खेल आपका बर्बाद हो गया हो बारिश के चलते, उसके बाद कमबैक करना, उन परिस्थितियों के बीच में विकेट्स को निकालना तेज गेंदबाजों के लिए कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी कर दिखाया, आकाशदीप ने कर दिखाया और पूरी टीम जो है वो एक यूनिट के तौर पर नजर आई, क्योंकि टीम को ये माना था कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है यूनिट के तौर पर नजर आई। चाहे गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, सभी में कमाल करके दिखाया और उसी का नतीजा है ये जो शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और नया सवेरा में अब देख लेते हैं मौसम का मिजाज। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भगवान मुरुगन का प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए भक्तों की झलकियां। आप उठाइए इन झलकियों का आनंद, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संततम बंध तोड़राले कलम दुल्जे तेरिया रे संततम बंध तोड़राले संजलम दुल्जे तेरिया रे कंदनिल दिल मुटु नहीं नाड़ो संद